हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में और इंटरफेस के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें पता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो हर सेल का ही नहीं, सिर्फ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो सेल को डिवाइड क्यों करना पड़ता है। देखिए, सेल ग्रो करेगा, मान लीजिए सेल ग्रो कर रहा है तो साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है ना। ये पुराना ओल्ड साइज था, अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है। साइटोप्लाज्म ग्रो कर गया। अब साइटोप्लाज्म में जो ग्रोथ आया, जो ये साइज में इंक्रीज आया, इसकी वजह से न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो गया। अब हमें पता है कि लार्ज सेल हो गया, बड़ा सेल हो गया, न्यूक्लियस सेम साइज का, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करना, साइटोप्लाज्म को। तो ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ है, इसको फिर से न्यूक्लियस का कमांड आ जाए सेल के ऊपर, जो सेल है वो करेगी क्या, खुद को डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना देगी। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को फिर से रिस्टोर करने के लिए सेल डिवाइड करेंगी। ग्रो तो वो कर ही रही है, डिवाइड क्यों करेगी, ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फिर से कंट्रोल में आ जाए। या फिर अगर हम लोग एक और फैक्टर अगर हम लोग देखें तो देखिए, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो जो है कम हो रहा है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या कम हो रहा है। सरफेस एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई ऑफ मटेरियल को, वॉल्यूम जो है वो सप्लाई कर रहा है डिमांड ऑफ सेल को। अब सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल जो है 4πr², तो वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर वॉल्यूम जो है वो r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम जो है ना, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है जैसे जैसे सेल का साइज़ बढ़ रहा है, पर डिमांड जितना बढ़ रहा है उतना उसके पास सप्लाई नहीं आ पा रहा है। तो सेल खुद को करेगा क्या, जो हमारा सर्विस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, उसको फिर से बढ़ाने के लिए सेल डिवाइड कर जाएगा। तो बेसिकली सेल क्यों डिवाइड करता है, ग्रो करने के लिए खुद को। अब हम लोग अगर सेल साइकिल की बात करें तो देखिए, तो हमें पता लग ही गया कि सेल डिवीज़न जो है हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए, एक सेल डिवीज़न के टाइम पे होता क्या क्या है, सेल ग्रो करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन करेगा, जो पूरा सेलुलर मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा डॉटर सेल्स में, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सब जो प्रोसेस है ना, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में चलनी चाहिए, ताकि जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, एक से जो 2 डॉटर सेल्स बन रही है, उनके पास जो है इक्वल और इंटैक्ट जेनेटिक मटेरियल जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये सारी प्रोसेस जो है एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में हो। अब जो ये सारे सीक्वेंस का इवेंट है ना एक सेल के अंदर, इसके जीनोम को डुप्लीकेट करना, अलग अलग सेलुलर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको बनाना और उनको इक्वली डिवाइड करना डॉटर सेल्स में, ये सारे इवेंट्स को हम लोग साथ में बोल रहे हैं सेल साइकिल। अगर हम लोग बात करें ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है ना वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का वेरिएबल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इवन एक ऑर्गेनिज्म के भी अलग अलग सेल का जो है सेल साइकिल का टाइम अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ह्यूमन सेल को कल्चर में देखें तो वहाँ पर वो लेता है उसका सेल साइकिल 24 आवर्स। ईस्ट का हम देखें तो 90 मिनट्स। अगर बैक्टीरिया में हम लोग ई कोलाई का देखें तो 20 मिनट्स। और अगर हम लोग एक अडल्ट ह्यूमन हार्ट सेल और नर्व सेल की बात करें तो वो डिवाइड नहीं कर रही होती हैं, तो हम उनके लिए तो टाइम बोलते ही नहीं, क्योंकि वो अपना एक परमानेंट काम कर रही हैं, वो अभी डिवाइड नहीं कर रही हैं। अगर हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल की अब बात करें, हमने बोला नहीं पूरा जो सीक्वेंस था, ऑर्डर था कि सेल ग्रो करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जरूरी सेलुलर मटेरियल्स बनाएगा, ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन करेगा, फिर न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, कैरियोकाइनेसिस करेगा, साइटोकाइनेसिस करेगा। तो जो ये अलग अलग फेजेस ऑफ सेल साइकिल की अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले तो हम सेल को ना 2 फेज़ में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया डिवीज़न फेज़ और एम फेज़। जो इंटरफेस है उसको हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। G1 गैप 1, S फेज़ सिंथेसिस फेज़, G2 गैप 2 फेज़। अब सब में अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं जो हम लोग देखेंगे। और अगर हम लोग एम फेज़ की बात करें, डिवीज़न फेज़ की बात करें, तो सबसे पहले तो हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कैरियोकाइनेसिस को भी हम लोग फर्दर 4 स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और फिर साइटोकाइनेसिस होगा,
और फिर से 2 डॉटर सेल जो बन गई वो अपने अपने जीवन में चली जाएंगी और ऐसे सेल साइकिल चलता जाएगा। अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं इंटरफेज की और डिवीज़न फेज़ की, तो कुछ पॉइंट्स जैसे कि इंटरफेज को है ना रेस्टिंग फेज़ ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर सेल जो है सिर्फ ग्रो कर रही है साइज़ में और ख़ुद को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर कर रही है। ठीक है। एट द सेम टाइम इसको मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा है, डीएनए सिंथेसिस चल रहा है और अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स बनाए जा रहे हैं, अमीनो एसिड सिंथेसिस चल रहा है। तो बेसिकली सेल के अंदर प्रोसेस भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो हम इसको मोस्ट एक्टिव फेज़ भी बोल सकते हैं। और अगर हम लोग सेल को सिर्फ अगर डिवीज़न से कंपेयर करें तो डिवीज़न के कंपैरिजन में वो सिर्फ वहाँ पे खा रहा है और ग्रो कर रहा है, तो हम इसको रेस्टिंग फेज़ भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा इंटरफेज़ है ना, ये मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन सेल की बात कर ही रहे थे कल्चर में, तो वो 24 आवर्स लेता था। तो इसमें से अगर हम लोग इंटरफेज़ की बात करें तो इंटरफेज़ जो है नियरली 23 आवर्स ले जाता है और मोर देन 23 आवर्स इंटरफेज़ ही ले लेता है। बचा हुआ 1 आवर जो है वो एम फेज़ या डिवीज़न फेज़ में जाता है। तो एम फेज़ और डिवीज़न फेज़ क्या है? एम फेज़ और डिवीज़न फेज़ जो है एक्चुअल सेल डिवीज़न फेज़ है। सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियस में जो डीएनए रेप्लिकेशन हमने इंटरफेज में किया, अब उसका डिवीज़न हो रहा है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, वो मेटाफेज प्लेट पे ऐसे इक्वेटर पे आएंगे, फिर सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा और वो क्रोमेटिड्स अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। तो बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल भी बोलते हैं। अब इंटरफेज ने लिया था मोर देन 95% टाइम, बचा हुआ लेस देन 5% टाइम, यानी कि अगर हम लोग ह्यूमन का एग्जांपल ले ही रहे थे तो नियरली 1 आवर जाता है एम फेज और डिवीज़न फेज में। अब हम लोग इंटरफेज की बात कर ही लेते हैं, तो बारी बारी चलते हैं। देखिए G1 फेज़ की अगर हम लोग बात करें, गैप 1 फेज़ की, इसको हम लोग प्री सिंथेटिक फेज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि S4 सिंथेसिस उससे पहले हो रहा है, प्री सिंथेटिक फेज़। या फिर माइटोसिस के बाद हो रहा है, या फिर एम फेज़ के बाद हो रहा है, तो प्री और पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी बोल सकते हैं। प्री सिंथेसिस फेज़, पोस्ट माइटोटिक फेज़। इस टाइम पे सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली सिर्फ ग्रो करती है, और सेल का सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है G1 फेज़ में ही देखा जाता है। इस टाइम पे होता क्या है, ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज अपना डुप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, यानी कि आरएनए बनाया जा रहा है। अमीनो एसिड सिंथेसिस चल रहा है, आरएनए बन गया, अमीनो एसिड्स बन गए, यानी कि ट्रांसलेशन ज़्यादा चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है। अगर हम लोग एस फेज़ की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज़। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन साथ में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस भी एस फेज़ में होता है। और अगर हम लोग बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में हमें पता है कि सेंट्रियोल जो है एनिमल्स में मिलता है, उसका डुप्लीकेशन भी एस फेज़ में ही होता है। यहाँ पर डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनिशियल 2C था, तो अब वो 4C हो जाएगा एस फेज़ के एंड में। अमाउंट की बात करें हम लोग, क्रोमोसोम नंबर की नहीं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, अमाउंट बेसिकली डबल हो जाएगा। ठीक है। देखिए जैसे पहले ये एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहा था, अब हमारे पास 2 क्रोमेटिड वाला एक्स शेप्ड क्रोमोसोम आ गया है, तो नंबर सेम है, अमाउंट डबल हो गया। अगर हम लोग G2 फेज़ की बात करें, इसको हम लोग पोस्ट सिंथेसिस फेज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एस फेज़ के बाद हो रहा है, या फिर एम फेज़ से पहले हो रहा है तो प्री माइटोटिक फेज़ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या बनता है, यहाँ पे जो हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन था, जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला है, उसका सिंथेसिस होता है। साथ में जो हमारे बचे हुए ऑर्गेनेलीज थे, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज तो जीवन में हो गए थे ना, रेप्लिकेट और डुप्लीकेट, जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेली हैं जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उनका डुप्लीकेशन होता है G2 फेज़ में। अब वहीं पर फिर सेल एम फेज़ में चला जाएगा, और डिवाइड करने के बाद हमें ना कई बार एक अलग से एक जीवन के स्टार्टिंग में ही एक अलग से फेज़ देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं G0 फेज़। G0 फेज़ यानी कि क्वीसेंट और इनएक्टिव फेज़। इस टाइम पे सेल करेगा क्या,
वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगा पर वो सेल साइकिल को क्विट कर देगा, यानी कि अब वो सेल डिवीज़न के अंदर नहीं जा रहा, वो बस अपना काम कर रहा है until that cell is called to do so, यानी कि जब तक उस सेल को डिवीज़न के लिए सिग्नल देकर बुलाया ना जाए वो डिवाइड नहीं करेगा, जैसे कि हमारी हार्ट सेल्स हैं। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट फेजेस ऑफ इंटरफेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।